नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीसीएस पॉइंट पे। साथियों, कल हम लोगों ने लुसेंट की बुक से जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखे थे, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले जितने सारे प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को क्लियर कर लिए थे। आज हम लोग वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति से जो वैदिक काल है, हिस्ट्री का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उनसे बनने वाले सारे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आज उनसे जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। लगभग 100 के आसपास इसमें भी प्रश्न है, 125 के आसपास। उन सारे प्रश्नों को क्लियर करेंगे। 116 प्रश्न हैं इसमें कुल। उन सारे प्रश्नों को क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर महाजनपद काल आएगी, उसका भी वीडियो देखेंगे हम लोग। तो फटाफट पहले आज इस बुक को ख़त्म करते हैं। इस बुक में जितने सारे टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के, उसको कवर करने के बाद फिर नया सब्जेक्ट शुरू किया जाएगा। आप लोगों को इसमें कुछ सुझाव देना है तो वीडियो के कमेंट में करके दे सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। और हाँ, शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक विनती है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, सबसे पहले समझिए, थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देते हैं आप लोगों को। वैदिक संस्कृति या वैदिक काल। वैदिक काल जो है इसका टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसको दो भाग में बांटा गया है। एक है उत्तर वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास समय माना जाता है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से लेकर के 600 ईस्वी तक, जो ईसा पूर्व तक, जो महाजनपद काल तक के समय है, वहाँ तक का रखा गया है। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय पीरियड, टाइम पीरियड ये है, और उत्तर वैदिक काल का ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो देखिए, पहला प्रश्न तो अभी आप लोग को बताए ही हैं। इसमें जो है पूर्व वैदिक काल को कब से कब तक माना जाता है, यानी वैदिक काल से पहले के काल को। यह है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के समय को पूर्व वैदिक काल माना जाता है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल का काल किसे माना जाता है? अब देखिए, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक अभी आप लोग को बताए थे, इसको माना जाता है। तो कालक्रम को आप लोग को याद रखिएगा। देखिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ है कुलीन या विद्वान, यानी विद्वान होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन जो है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। जो आर्य जो है अपने आप को श्रेष्ठ कहा करते थे। चौथा नंबर है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं जब ही आए तो आप नहीं को हाईलाइट कर लीजिए, ताकि समझने में कठिनाई नहीं हो प्रश्न को। वे संस्कृत बोलने वाले थे। वे घुड़सवारी क्या करते थे? कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इनका जो है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। कौन लोग? आर्य लोग जो है नगरों में निवास करते थे। ये सही नहीं है। बाद बाकी ये संस्कृत आर्यों का ही भाषा है संस्कृत। घुड़सवारी करते थे क्योंकि युद्ध करना होता था, और ये झुंड में आए थे। इनके बारे में आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे झुंड में क्यों आए हुए थे। इनके बारे में बहुत सारे विद्वानों का मत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? फिर यहाँ क्या नहीं मतलब करा है, इनमें से कौन सा ऐसा फसल था जिसका ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इनमें जो है तंबाकू, तो आप जानते हैं पुर्तगालियों जब आए भारत में तब से तंबाकू का विकास हुआ था। ये जौ, गेहूँ और चावल इन सब फसलों के जानकारी था। इन सब फसलों के बारे में इसको जानकारी थी, लेकिन तंबाकू के बारे में नहीं जानकारी थी। ये तंबाकू तब पुर्तगालियों की देन है हमारे भारत में। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को जो है, जो धार्मिक अध्यापक थे, जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी थे, उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको जो है श्रमण के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है ये प्रश्न। देखिए, SSC 2000 ईस्वी में पूछा हुआ है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो
तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन है? ये शुल्ब सूत्र जो है उस समय वैदिक काल में जो है गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें उनके विषय में कुछ बताया गया है गणित के विषय में। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? अब कह रहा है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये ऋग्वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? अब कह रहा है कि इनमें उत्तर वैदिक काल में जो वैदिक मतलब वैदिक काल के बाद का जो है 1000 से 600 ईस्वी काल में जो है ग्रंथ जो लिखे गए ग्रंथ है उसका सही क्रम कौन सा है? तो उसका सही क्रम कौन सा है? उसमें सबसे पहले वेद लिखा गया, फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया, उसमें आरण्यक आता है, फिर उपनिषद आता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है? आप सभी जानते हैं वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट है, कौन सा वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? अब कह रहा है कि कौन सा वेद जो है संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। देखिए इसमें जो है एक अथर्ववेद जो है लास्ट में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जो है ये वेद त्रयी में आते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद वेद त्रयी में आते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राज चिन्हों में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये आपसे ये तो सर्वचलित प्रश्न है। देखिए उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है प्रश्न। ये सत्यमेव जयते ये लाइन लिया गया है। जो भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होते हैं सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे उनका जो है मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, गाय का पालन करते थे और माता के समान मानते थे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? देखिए संगीत को जो है आदि ग्रंथ कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। देखिए ऋग्वेद में भी संगीत की जानकारी मिलता है, लेकिन ऋग्वेद के बाद का वेद है सामवेद। तो इसी ऋग्वेद में से उठा करके कुछ संगीत के जितने नियम थे वो सब सामवेद में डाल दिया था, इसलिए भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? कह रहा है कृष्ण भक्ति का जो है प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो ये है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। इन सब चीज़ों से ये तो मौलिक प्रश्न है, आप लोग इससे परिचित होंगे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? संपत्ति का ऋग्वेद में जो है प्रमुख रूप क्या है? गौधन। तभी देखिएगा वैदिक काल में जो है गौ के लिए जो है लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी कबीलों के द्वारा, क्योंकि ये लोग कबीले के रूप में ही भारत आए हुए थे। तो यहाँ पर संपत्ति का प्रमुख रूप जो था वो गौधन था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? तो ऋग्वेद में जो है शूद्र का उल्लेख पहली बार ये 10वें मंडल जो है, 9वां के बाद 10वां मंडल, जिसमें 10 मंडल है ऋग्वेद में, अंतिम मंडल में वर्ण व्यवस्था का चर्चा है, उसी में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है 10वें मंडल में। देखिए दोस्तों ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे तो बड़ा वीडियो बन जाएगा, फिर आप लोग देखिएगा नहीं, इसलिए अब शॉर्टकट में थोड़ा सा खींचते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? अब देखिए इसमें कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या जो है 18 पुराण की संख्या है और उपनिषद की संख्या 108 है। नेक्स्ट है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण निम्न में से वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? वैदिक धर्म का जो है मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? यह प्रकृति की उपासना थी। इस समय लोग प्रकृति पूजन भी करते थे। नेक्स्ट है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? देखिए पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है ये देवता इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र अभी आप लोगों को बताए हुए थे। शुल्ब सूत्र जो है किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है शुल्ब सूत्र। कहीं कहीं गणित भी दिया हुआ रहता है, लेकिन जब ज्यामिति दिया हुआ रहेगा तो ज्यामिति मारना है। ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है शुल्ब सूत्र। अष्टो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्माँ अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? कह रहा है कि यह जो है लाइन अष्टो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय यह कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कहाँ से? ये उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए
और सर्वप्रथम बसे थे। कह रहा है कि जब आर्य जो है कहा जाता है आर्यों के बारे में, ये भारत से बाहर से आए हैं, आकर के भारत में बसे हैं, तो सर्वप्रथम जो है यह किस क्षेत्र में बसे थे उसके बारे में कह रहा है बताने के लिए। तो ये पंजाब के क्षेत्र में बसे, क्योंकि जब सर्वचलित मान्यता है कि ये मध्य एशिया से आए थे, तो मध्य एशिया से पहले आने वाले रास्ते में जो है पंजाब ही पड़ता है, इसलिए पंजाब के क्षेत्र में बसे। अब देखिए सूची को मिलाने के लिए है, सूची 1 को 2 से मिलाने के लिए इसमें कहा जा रहा है। तो सूची 1 को 2 से मिलाने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें देखिए हड़प्पा जो है ये वेद है, ये रावी नदी के किनारे है। ऋग्वेद इसके ज्ञाता को जो है जानने वाले को होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद को वाले को जानकारी वाले को अथर्वयु कहा जाता है, और सामवेद के यज्ञकर्ता को क्या उद्गाता या उदरात्रि, अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। तो ये सारे मिला हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही है। वेदों के अपोपुरुषय क्यों कहा जाता है? वेदों को जो है अपोरुषय का क्यों कहा जाता है? तो वेद को जो है अपोरुषय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा किया गया है, अपोरुषय कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना किसके द्वारा हुआ है? देवताओं के द्वारा। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक, अब देखिए इस यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक कौन है? तो इसमें क्या कहा जा रहा है? वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक कौन है? इसमें उलूक कनाद जो है, कनाद ऋषि जो है, ये वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक है। केमिस्ट्री में भी इसके बारे में पढ़ने के लिए यहीं से शुरू होता है, उस जब टॉपिक में जाएंगे तो वहाँ बताएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कह रहा है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन जो है उसके प्रतिपादक कौन है? ये जैमिनी है इसके प्रतिपादक। वेदांत या उत्तर मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये बादरायण है जो है इसके प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का, ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज किस नदी के तट पर लड़ा था? ये 10 राजाओं का युद्ध जो है ये पुरुषनी तत्कालीन, अभी वर्तमान में जो है रावी नदी इसका नाम है, इसी के जो है निकट लड़ा गया था। उस समय जो है वैदिक काल में रावी नदी का नाम ही पुरुषनी नदी था। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? कह रहा है कि धर्म के शास्त्र में भूराजस्व की दर क्या है? तो ये 1/6 थी। नेक्स्ट है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का युग जो है वह किस काल से जुड़ा हुआ है? ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? अछूत की जो है अवधारणा किस काल में स्पष्ट रूप से उदित हुई है? ये धर्मशास्त्र के काल में, जब 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की चर्चा हो गई ऋग्वेद में, उसके बाद जो है ये ब्राह्मणों जो के द्वारा जो है एक ऊंच नीच की भावना के तहत जो है सामाजिक व्यवस्था बनाया गया, जिसके बाद जो है धर्मशास्त्र का एक काल हुआ, तो उस काल में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। देखिए दोस्तों यहाँ बताएंगे तो बड़े लंबी वीडियो हो जाएंगी, इसलिए क्या करें, लेकिन माना नहीं जाता है, बताना पड़ता है आप लोगों को। एशिया माइनर स्थित भोगजगोई का महत्व इसलिए है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नत्स्य का उल्लेख मिला है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। कह रहा है कि इसके महत्व किस लिए है? तो इसका महत्व जो है ये यहाँ पे जो भोगजगोई का अभिलेख मिला है उसमें वैदिक काल के 4 देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न पूछा जाता है भोगजगोई अभिलेख। देखिए कितना बार 39वीं बीपीएससी में, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देते हैं 37 नंबर प्रश्न। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? कह रहा है कि गायत्री मंत्र जो है देवी सावित्री को जो संबोधित है वो किस पुस्तक में इसकी चर्चा मिलती है? ये ऋग्वेद में ही है गायत्री मंत्र। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। कह रहा है न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को ये ऋषि गौतम ने प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क नाम, प्राचीन भारत में निष्क नाम से कौन जाने जाते थे? तो निष्क नाम से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषणकार जो थे वही जाने, स्वर्ण आभूषण जो है निष्क नाम से जाने जाते थे प्राचीन भारत में। योग दर्शन के प्रतिपादक
कौन है? आप सभी जानते हैं योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है योग दर्शन के प्रतिपादक। अभी उन्हीं के नाम पे बाबा रामदेव ट्रस्ट चलाते हैं। देखते हैं योग के बारे में बहुत कुछ बताते रहते हैं। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पे। आप देखिए यहाँ पे कह रहा है उपनिषद पुस्तक जो है किस पर आधारित है? तो उपनिषद पुस्तक जो है ये दर्शन पे आधारित है। आज भी इनका दर्शन प्रचलित है। बहुत सारे पुस्तकों में इन्हीं से दर्शन लिया गया है। बहुत सारा यहीं से दर्शन का विकास होता है। देखिए फिर सूची को मिलाने के लिए आ गया है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद, अब देखिए सबसे पहले सामवेद में देखिए सामवेद संगीतमय स्रोत था। सामवेद में संगीतमय स्रोत था। ऋग्वेद में जो है स्रोत एवं प्रथाएं था। अथर्ववेद में है तंत्र मंत्र एवं वंशीकरण। और यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड है। तो इस प्रकार से देखिए 4, 2, 1, 3 इसका हो गया। तो इस प्रकार कूट नंबर ए जो है ये सही है। नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? कह रहा है आरंभिक वैदिक साहित्य में जो है वैदिक के जितने साहित्य मिले हैं वैदिक काल में उसमें से सबसे ज़्यादा किस नदी का चर्चा हुआ था? उस सबसे ज़्यादा जो है सिंधु नदी का चर्चा हुआ है, सिंधु नदी का। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक कहाँ के थे? उपनिषद काल में जो राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? ये शासक थे कैकेय के शासक थे राजा अश्वपति। नेक्स्ट है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? आप लोग कहानी भी पढ़े होंगे बचपन में, नचिकेता और यम का संवाद। तो ये कहाँ से इसका मिलता है? ये कठोपनिषद से प्राप्त होता है, नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद से। नेक्स्ट है वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा काबुल का जो है स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ये अफगानिस्तान के क्षेत्र में होना चाहिए। नेक्स्ट है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि के द्वारा जो प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सा है? ये सांख्य दर्शन है, कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित। पतंजलि के द्वारा योग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई लौह युक्त भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु से प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? कह रहा भारत का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ की खुदाई के पश्चात जो है लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है? तो ये प्रमाण कहाँ से मिला है? अतरंजी खेरा से मिला है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पे आधारित जो है ये सामवेद, आप लोग को बताए थे, जो सामवेद से ही संगीत के कुछ जो है जितने उनके जो होते हैं संगीत के बारे में शास्त्रीय ज्ञान जो है ऋग्वेद से उठा करके सामवेद में रख करके एक सामवेद नया वेद बना दिया जिसमें संगीत के बारे में सारी जानकारी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? कारक निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है ये भागवत नहीं है, बाद बाकी सारे है। भागवत, गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद ये सभी शामिल है, बल्कि इसका आंसर हो जाएगा भागवत, ये शामिल नहीं था। नेक्स्ट है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, यह मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आ गया मिलान करने के लिए अथर्ववेद। देखिए सबसे पहले सामवेद में संगीत की चर्चा है, यजुर्वेद में औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद में बलिदान विधि, अथर्ववेद में जो है जादू टोना ईश्वर महिमा आदि की चर्चा है। तो सबसे पहले अथर्ववेद जो है औषधियों से संबंधित हो जाएगा। ऋग्वेद जो है ये ईश्वर की महिमा से संबंधित है, और इसका यजुर्वेद जो है बलिदान विधि से संबंधित है, और सामवेद संगीत से संबंधित। इस प्रकार इसका कूट नंबर 1 जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अब चरक संहिता नामक जो पुस्तक है वो किस विषय से संबंधित है? ये चिकित्सा से संबंधित है, और चरक जो थे उस समय के प्रसिद्ध वैद्य थे वैदिक काल के। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी जितने भी विधि विधान होते हैं उसका पता कहाँ से चलता है? यजुर्वेद से चलता है। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार में होता था, मंत्री परिषद थी, ये राज
कि समस्त लोगों की राष्ट्रीय सभा थी। तो ये जो मंत्री परिषद थी, सभा, प्रजापति, इस टाइप की जो है मंत्री परिषद बनाते थे तभी के छोटे छोटे कबीले राजाओं के द्वारा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो कौन सी थी? वो गणतंत्रीय प्रणाली थी। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। गणतंत्रीय शासन प्रणाली यानी तो वंशानुगत बाद में हो गया था, लेकिन प्रारंभ में गणतंत्रीय शासन प्रणाली ही थे। गांव के छोटे छोटे जो कबीले थे उनके लोगों के द्वारा ही उस गांव के उस कबीले में जो शक्तिशाली लोग होते थे उसको अपना राजा घोषित किया जाता था, लेकिन बाद में जो है वंशानुगत हो गया था। दोनों चीज़ आप लोग जान लीजिए। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, आप लोग जानते हैं। सबसे पहला ऋग्वेद को ही लिखा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? कारण भारतीय दर्शन का जो आरंभिक विचारधारा है वो सांख्य दर्शन है। नेक्स्ट है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो किसकी अभिव्यक्ति हुई है? वैदिक युग की अभिव्यक्ति हुई है इन दर्शनों से। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाती थी? मृद, भांड, आभूषण, बढ़ईगिरी, लुहारगिरी। तो इसमें जो है ये लुहारगिरी जो है वैदिक युग के आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जाते, हालांकि बाद में यहाँ पे लोहा का खोज हो गया था। अब फिर सुमेलित करने के लिए आ गया है, तो सुमेलित करना है हम लोग को। यजुर्वेद, आयुर्वेद जो है किससे संबंधित है? आयुर्वेद है ऋग्वेद से संबंधित, धनुर्वेद है यजुर्वेद से संबंधित, गंधर्व वेद सामवेद से संबंधित, शिल्प या अथर्ववेद अर्थशास्त्र जो है अथर्ववेद से संबंधित है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट, ऋग्मंडल में 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ये कहा जाता है टूरे मंडल और दूसरे मंडल और 7वें मंडल को, 2वें मंडल से जो है 7वें मंडल तक को गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है? अभी आप लोगों को पता ही थे, जादू, टोना, वशीकरण आदि की चर्चा जो है ये अथर्ववेद में है। नेक्स्ट है, आर्य शब्द इंगित करता है। कारक आर्य शब्द जो है इंगित करता है, ये श्रेष्ठ वंश को जो है आर्य शब्द जो है इंगित करता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है, जिसमें 9वें में सोम का, 10वें में जो है आप लोग जानबे करते हैं। आर्य भारत में संभवतः आए। आज भारत में संभवतः कब आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे। ये आप लोगों को पढ़ाएंगे और बाद में बताएंगे। ये मैक्स मुलर का ये कहना था और इसमें विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। मैक्स मुलर का कहना था आर्य जो है मध्य एशिया से आए, उसमें बाद बाल गंगाधर तिलक का था जो आर्कटिक प्रदेश से आए। तो ऐसा है, आगे क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाएंगे ये सारे बात आप लोगों को जानकारी मिलती जाएगी। अगर आप लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी 11th में दिया हुआ है, वहाँ से पढ़िए, उसके बाद सेट बनाइए। अब आप लोगों को बता दिया जाएगा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है महाजनपद काल की आएगी। तो उससे पहले महाजनपद काल पे वीडियो आने से पहले आप लोग महाजनपद काल को पढ़ लिया कीजिए और समय लिख के इसको टेस्ट लगाइए, इसी में टेस्ट के रूप में इसको इस्तेमाल कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? देखिए, गद्य रूप में भी रचित है, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य रूप में भी रचित है? ये यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य रूप में भी रचा, दोनों रूप में रचा गया। तो इसमें जो थोड़ा बहुत गद्यात्मक रूप भी देखने के लिए मिलता है यजुर्वेद में। पूछा जाता है प्रश्न, सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। जबकि ये ऋग्वैदिक काल की जो मंत्री परिषद होती थी उसमें सभा और समिति नामक 2 मंत्री का जो है वो पद होता था। इसकी महत्वता इसी से पता चलता है कि जिसको अथर्ववेद में जो राजा की 2 पुत्रियां तक की संज्ञा दे दी गई है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था जो है वो विदथ थी, सबसे प्राचीनतम संस्था। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन
प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसमें सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो वो शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ये उत्तर वैदिक काल में जो है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आए। अब बताएंगे क्यों गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई, जब इसको पढ़ाएंगे अपने चैनल पर। अभी तो आप लोग चैनल को ग्रो करवाइए, उसके बाद फिर बताएंगे, इसका डिटेल में वीडियो आएगा, क्लास भी लेंगे। अभी आप लोग NCERT 11th में दिया हुआ है, इस चीज़ को पढ़िए आप। नेक्स्ट है 71 प्रश्न, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? अब देखिए इस काल में जो है अनुलोम विवाह भी होता था। इस काल में अनुलोम विवाह होता था। इसमें उच्च वर्ण के पुरुष और निम्न वर्ग के नारी के साथ विवाह होता था। अनुलोम विवाह इसका नाम दिया गया था। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। प्रतिलोम विवाह कब माना जाता था? जब उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तब जो है प्रतिलोम विवाह मानी जाती थी। अनुलोम में उच्च वर्ग का पुरुष, निम्न वर्ग का नारी होता था, और प्रतिलोम में उच्च वर्ग की नारी और निम्न वर्ग की पुरुष रहते थे। नेक्स्ट है वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में जो है यव किसको कहा जाता था? ये जौ को कहा जाता था, यव, और इसी से शब्द धीरे धीरे विकास होते होते जौ बन गया। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द जो है प्रयुक्त हुआ है, ये चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है अथर्व का अर्थ है। अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ होता है पवित्र, जादू अर्थ होता है अथर्व का अर्थ। अब नेक्स्ट है सुमेलित करने के लिए। सुमेलित करना है इसमें शिक्षा जो है ये तो ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। कल्प सूत्र जो है ये कर्मकांड से संबंधित है। निरुक्त जो है ये शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र से संबंधित है, जानते होंगे। छंद जो है छंद शास्त्री तो सबको मालूम होगा, जो हिंदी के थोड़े बहुत जानकार होंगे, पढ़ते होंगे, उनके वो ये बात छंद शास्त्र के बारे में पता होगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ये पाणिनि है। पूछा जाता है प्राचीनतम ग्रंथों से, देखिए JPSC में पूछा गया, झारखंड PCS में। प्राचीनतम ग्रंथ जो है अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? ये मनु स्मृति जो है, आप इनसे परिचित होंगे। ये पहले का नियम कानून इसमें बहुत ज़्यादा है, जिसमें स्त्रियों को हीन दृष्टि से देखा जाता है। प्राचीनतम जो है स्मृति है वो मनु स्मृति है। ज़्यादा बाज नहीं आते हैं यहाँ हम बताने से, क्या करें, मजबूरी है, बताना पड़ता है थोड़ा बहुत। चलिए आगे देखते 79 में आदि काव्य संज्ञा दी जाती है। कह रहा है कि आदि काव्य की संज्ञा जो है किसको दी जाती है? ये रामायण को दिया जाता है आदि काव्य की संज्ञा। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? प्राचीनतम पुराण जो है मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना प्रमाण है। ब्राह्मण ग्रंथ में शतपथ ब्राह्मण सबसे पुराना है, और आदि काव्य में रामायण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी किसको माना गया? ये सरस्वती नदी को माना गया सबसे पवित्र नदी। और सर्वाधिक चर्चा किसका हुआ है वेदों में? सिंधु नदी का सर्वाधिक बार जिक्र हुआ है, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो वैदिक समाज की जो है आधारभूत इकाई ये कुल था। कुल के हिसाब से चलता था। कुल को उस समय कुटुंब भी कहा जाता है। फिर इस पर चर्चा करेंगे तो लंबी चर्चा हो जाएगी। आप लोग NCERT 11th क्लास का जरूर पढ़िए, उसमें दिया हुआ है। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। कारण ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान जो देवता थे जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी, उसकी बारे में आप बताइए इसमें। तो ये इंद्र हैं, जिसके विषय में जो है 250 सूक्त की रचना किया गया है ऋग्वेद में। किस वेद में सभा को नरिष्टि अर्थात सामूहिक वाद विवाद को अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो ये किस वेद में ये कहा गया है? ऐसा ये कहा गया है अथर्ववेद में। नेक्स्ट है किस रचना में नारी को सुरा पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? कह रहा है कि किस रचना में जो है नारी को सुरा पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है मैत्रेयनी संहिता, एक होती है पुस्तक है, उसी में जो है नारी को जो 3 प्रमुख बुराइयों में सुरा पाशा के साथ शामिल किया गया है, मैत्रेयनी संहिता में। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? वैदिक काल के बाद जो है उत्तर वैदिक काल आता है, तो उसमें जो है सर्वोच्च स्थान, पूर्व वैदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल आता है उसमें किस देवता को जो है सर्वोच्च स्थान
प्राप्त है, तो उसमें प्रजापति को जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। सुमिलित कीजिए। अब देखिए राजसूय यज्ञ जो है राजा सिंहासनारोहण से संबंधित है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, इसका कूट नहीं दिखेगा। हाँ, तो अब देखिए राजसूय यज्ञ जो है राजा सिंहासनारोहण से संबंधित है। अश्वमेघ यज्ञ जो है वे राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। आप लोग रामायण में देखे होंगे कैसे अश्वमेघ यज्ञ में के दौरान जो है घोड़ा को छोड़ दिया जाता था। जिस क्षेत्र तक घोड़ा जाता था वहाँ तक का जो है क्षेत्र उसी का हो जाता था, चाहे वो घोड़ा किसी भी राजा के सीमा में काहे न चल जाए, और फिर उस राजा को युद्ध करना पड़ता था उससे। वाजपेयी यज्ञ जो है ये सौर प्रदर्शन एवं प्रजा के मनोरंजनार्थ के लिए करने जाने वाला यज्ञ था। प्रजा मनोरंजन के लिए वाजपेयी यज्ञ होता था। सॉरी। अग्निष्टोम यज्ञ जो है देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला अग्निष्टोम यज्ञ होता था। तो इसका सारे के सारे मिला हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, फिर सूची को मिलाना है। पुरुषनी नदी जो है, ये पुरुषनी जो अभी आप लोग को ऊपर बताए थे, रावी नदी को कहा है। सत्तुदरी जो है सतलज नदी को कहा जाता है। अस्किनी चिनाब नदी को कहा जाता है। बिपाशा जो है ब्यास नदी को कहा जाता है। सारे के सारे मिला हुआ ही है, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कार की कुल संख्या कितनी है। तो संस्कार की जो है कुल संख्या जो है 16 संस्कारों की चर्चा है। भारतीय संस्कारों में 16 कुल संस्कारों की संख्या 16 प्रकार की संस्कार होती हैं। फिर आ गया सुमेलित करने के लिए। ब्राह्मण विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह होता था। समान वर्ण या जाति का विवाह होता था। इसका कूट तो इस साइड दिया हुआ है, चलिए आप लोगों को बता देंगे, यहीं से मिला लीजिएगा। ब्राह्मण विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह होता था। दैव विवाह जो है पुरोहित या परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह होता था, ये सब मिला हुआ। अर्श विवाह जो है कन्या के मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह होता था। और प्रजापत्य विवाह जो है बिना दहेज का विवाह होता था। तो इसका तो सारा का सारा मिला हुआ है, ये तो कूट में देख लीजिएगा, जहाँ पे 1 2 3 4 होगा मार लीजिएगा। तो इसका कूट है ए नंबर आंसर हो गया। चलिए फिर आ गया है सुमेलित करने के लिए। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को कहा जाता था। असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया जाता था विवाह। राक्षस विवाह जो है पराजित राजा की कन्या का जो है अपहरण करके कन्या के साथ की गई विवाह जो है राक्षस विवाह कहलाया जाता था। पैचास विवाह जो हुई सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह जो है ये पैशाच विवाह होता है। ये सारे के सारे मिले हुए और कूट नंबर जो है ये सही है। नेक्स्ट है 3 ऋण में शामिल नहीं है। कह रहा है कि 3 ऋण में ऐसा कौन जो है जो शामिल नहीं है। ये मातृ ऋण जो है 3 ऋण में शामिल नहीं है, बल्कि देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण शामिल है, बल्कि मातृ ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड जो है वो संस्कृति है। ये संस्कृति है गेरु वर्णी मृदभांड संस्कृति है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में से संबंधित मृदभांडिक संस्कृति कौन सा उत्तर वैदिक काल से जो संबंधित है मृदभांडिक संस्कृति, ये चित्रित जो है धूसर मृदभांड संस्कृति ये है। तो दोनों में अंतर देख लिया, ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। ये आया है भगवानपुर जो है हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है, वहीं से हिसार में। नेक्स्ट है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया। प्राचीनतम विवाह संस्कार का जो है वर्णन करने वाला विवाह सूक्त जो है किसमें पाया गया है, ये ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में अघन्य वाद योग नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। ये गाय के लिए मतलब हत्या करने के लिए वध योग नहीं है हत्या, ये गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। गाय को उस समय जो है पूजा जाता था, पूजनीय था, इसलिए उसके लिए अघन्य मतलब हत्या करने योग्य यानी वध करने योग्य नहीं माना जाता था। फिर है नेक्स्ट है सुमेलित करने के लिए है संग्रहित कोषाध्यक्ष को ही संग्रहित्री कहा जाता था। भागदूत जो है कर
को कहा जाता है, कर संग्रहकर्ता को। और छता छत्री जो है पांसे के खेल में राजा का सहायक होता था छता छत्री। और अक्षवाप जो है प्रतिहरी राजा प्रसाद का रक्षक होता था। तो ये सारे सुमिलित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट है ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋत्रयश गोप कहा गया है। तो ये किस वैदिक देवता को कहा गया है, ये वरुण को कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। जल या समुद्र का कौन सा देवता था, ये वरुण देवता था जल या समुद्र का। 3 क्रमों में पगों में 3 लोक में माप लेने के कारण उपक्रम कहा गया है। तो कह रहा है कि 3 क्रमों यानी पगों में 3 लोक को माप लेने के कारण किसे जो है उपक्रम कहा गया। किसको उपक्रम कहा गया है, तो ये विष्णु को कहा गया है, जो कि अपने 3 पग में ही 3 लोक को माप लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है 102 नंबर प्रश्न। इसमें क्या है, पूषण। अब देखिए इसमें फिर जो है मिलान करने के लिए आ गया है। तो ये पूषण जो है विवाह का देवता है, रुद्र जो है पशुओं का देवता है। और देखिए यही रुद्र जो है वैदिक काल में जो है उस समय शूद्रों का देवता था। धोष तो जगत पिता है। अदिति जो है देवों की महान माता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, समाज व्यवस्था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, ये विश्वामित्र के द्वारा किया गया था गायत्री मंत्र की रचना। नेक्स्ट है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये संबंधित है ईरान से अवेस्ता। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। तो कह रहे हैं निम्न में से कौन सी जो है ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, लाक्षणिक विशेषता नहीं है। वे अश्वों रथों कांस्य के उपयोग से परिचित थे, वे लोह के उपयोग से परिचित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वे विशेषता, लाक्षणिक विशेषता नहीं है। परिचित तो थे, इस समय ऋग्वैदिक काल में जो है लोहे का उपयोग होना शुरू हो गया था, जिससे व्यापार उपार को भी मिला था, एक प्रकार की क्रांति आ गई थी, सहयोग मिला था, व्यवसाय करने लगे थे, हॉल बन गया था। तो ये किस चीज़ से वे गौ से परिचित थे, संपत्ति व देखिए कारक लाक्षणिक विशेषता नहीं है, तो वे हो जाएगा लोहा के उपयोग से परिचित थे। ये लाक्षणिक विशेषता नहीं था उस समय का लक्षण वाला। नेक्स्ट है ऋग्वेद में निम्नांकित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो किस नदी का है आर्यों के साथ, अफगान के साथ, ये कुंभा या क्रमु नदी का, ये अफगान के और आर्यों के साथ संबंध का सूचक है। नेक्स्ट है 108 नंबर। धर्म या रीत भारत का प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन जो है इस पर विचार करना है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि में उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो संचालित करता था, इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। ये बाल गंगाधर तिलक हैं। देखिए आ ही गया वो प्रश्न, इन्हीं का कहना था। ये देखिए ये ग्लोब है और ग्लोब है इस प्रकार का। तो यहाँ पे उत्तरी अक्षांश में पड़ता है आर्कटिक प्रदेश। तो ये बाल गंगाधर तिलक का कहना था जो ये आर्यों का जो आगमन हुआ है भारत में, ये इसी आर्कटिक प्रदेश से हुआ था। जबकि इसी में मैक्स मूलर थे, उनके द्वारा जो कहा गया था, ये कहा गया था ये मध्य एशिया, ये ईरान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान का जो क्षेत्र है इधर से आया हुआ है भारत में। तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है इसी को। मैक्स मूलर जो कहे हुए थे आर्यों जो है का जो आगमन मध्य एशिया से हुआ था। हालांकि जो आर्कटिक प्रदेश का जो सिद्धांत दिया था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। नीचे देखो कुंभा। अब देखिए सदानीरा नदी जो है ये गंडक नदी को कहा जाता था। कुंभा देखिए ये काबुल में था। पोरोशनी जो है रावी नदी को कहा जाता है। सुताद्री जो है सतलज नदी को कहा जाता है। सुताद्री जो है सतलज नदी को कहा जाता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, 10 से 28 सूक्त हैं। पूर्व में वैदिक आर्यों की धर्म प्रमुखता
था? तो पूर्व में जो है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो है प्रमुख था, कौन सा था? तो ये था प्रकृति पूजा और यज्ञ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? ये महर्षि कणाद को कहा जाता है। अभी आप लोगों को चर्चा की थी, केमिस्ट्री में भी इसका जिक्र आता है। परमाणुवाद का जनक जो है महर्षि कणाद को ही कहा जाता है। देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदैद्य माधव से संबंधित ऋषि कौन सा है? तो ये संबंधित ऋषि है ऋषि गौतम राहुगण। नेक्स्ट है 115 नंबर पर, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? कारण ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो ऐसा कौन सा स्रोत जो है वो विवाह समारोह पर जो है प्रकाश डालता है? ये सूर्य सूक्त जो है ये विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? कारण इनमें से कौन सा ग्रंथ है जिनको सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? ये महाभारत को इस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार पूरे जो है वैदिक काल से जितने भी प्रश्न टोटल थे 116 प्रश्न, इन सारे प्रश्नों को हम लोग कर लिए हैं। अब आप लोग कल NCERT 11th की बुक से जो है महाजनपद काल पढ़ के रखिएगा और कल इस टॉपिक पे वीडियो आएगी। और आप लोग को जो सुझाव देना है कमेंट में सुझाव दीजिए। आप एक बार 2 बार देखिए, सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। सुनिएगा, सुनने से ही ज़्यादा याद होता है। चलिए दोस्तों, आप लोगों से मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।